वेलकम फ्रेंड्स। आप और हम सब इस ईयर एंड पर, क्योंकि ईयर एंड जब मैं कह रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर के एंड पर। हम सभी लोग कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में लगे होंगे। इनकम टैक्स के कैलकुलेशन मतलब हमने इस पर्टिकुलर ईयर में जितना भी इनकम जनरेट किया, सैलरी से जो इनकम हमने जनरेट किया, उस इनकम में कितना इनकम टैक्स हम पर बनने वाला है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए जो कि सैलरीड लोग हैं, कि जो भी सैलरी, जो भी वेतन से हमें इनकम हो रही है, उसमें कितना पार्ट हम एग्ज़ेम्प्ट करा सकते हैं। इसमें से एक एग्ज़ेम्पशन जो आता है, वो एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का एग्ज़ेम्पशन आता है। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ मैं, मेरे साथ में जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग एचआरए के एग्ज़ेम्पशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में हैं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि एचआरए से रिलेटेड या एचआरए के एग्ज़ेम्पशन से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पाऊँ। देखिए, जिन लोगों को भी जो भी सैलरीड लोग हैं और जिनको एचआरए मिलता है, उनको अगर एचआरए की एग्ज़ेम्पशन लेनी है, तो 3 बेसिक रूल्स हैं या 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, अगर आपको एचआरए मिल रहा है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा। पहली बात, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्योंकि मेरे पीछे आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहली बात, एक इनकम टैक्स एक्ट है जो 1961 में बना। उस इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 1013 ए। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन का नाम है 1013 ए। तो इस सेक्शन में बात हुई है एचआरए के एग्जेम्पशन की। क्या बात हुई है मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। दूसरा जो आपको रूल पता होना चाहिए वो है इनकम टैक्स रूल 2A। जो आपका सेक्शन 1013 ए है जिसकी बात मैंने अभी की, वो सेक्शन 1013 ए जो है, वो उसी में बात हुई है इनकम टैक्स रूल 2A की। तो इनकम टैक्स रूल 2A क्या है वो भी आज हम जानेंगे। इसके बाद एक तीसरी चीज जो आपको जाननी जरूरी है वो है, एक सर्कुलर है आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट का। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है स्क्रीन पर, सर्कुलर नंबर 08 ऑफ 2013, 2013 का ये सर्कुलर है। इसको आप अगर आप देखें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और ये 10 अक्टूबर 2013 का सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर के बारे में भी हम जानेंगे। अगर आपको ये 3 चीज़ें पता हैं तो आप ईज़िली समझ पाएँगे कि कैसे आपको एचआरए एग्ज़ेम्पशन लेना है। एचआरए एग्ज़ेम्पशन लेने के लिए आपको रेंट की जो रिसीप्ट है, वो अपने एम्प्लॉयर को या जो भी आपका टैक्स डिडक्ट कर रहा है, टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, उसको प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे मुझे कॉल कर पूछते हैं कि आपको अगर रेंट रिसिप्ट बनानी है तो कितने रुपए की रेंट रिसिप्ट बनानी है जिससे आपका पूरा का पूरा एचआरए एग्जेम्प्ट हो जाए। तो इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। आपको रेंट रिसिप्ट देनी है तो कब देनी है, और नहीं देनी है तो कब नहीं देनी है, उसकी बात भी हम करेंगे। और ऑब्वियसली 1013 ए की बात तो हम करेंगे ही, और रूल 2A की बात भी करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 1013 ए। हो सकता है आपको बहुत अच्छे से विजिबिलिटी नहीं आ रही हो क्योंकि मैंने एक ही स्लाइड पर इस पूरे रूल को डाल दिया है, पूरे सेक्शन को डाल दिया है। बट ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको। आपको समझना है चीज़ों को। बाकी अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पर जो भी लिखा है वो भी आप पढ़ पाएँगे। नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो भी मैं समझा रहा हूँ। ये सेक्शन क्या कहता है? एनी स्पेशल अलाउंस स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू एन एसएससी। एसएससी कौन है? आप और हम। हमारा असेसमेंट किया जाता है इनकम टैक्स के लिए। सो एनी स्पेशल अलाउंस स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू एन एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर। यानी हमारा जो एम्प्लॉयर है वो हमें कोई भी अलाउंस, स्पेशल स्पेसिफिक अलाउंस जो दे रहे हैं, एज मतलब हमारे एक्सपेंडिचर के लिए। कौन से खर्चों के लिए? जो कि रेंट को पे करने के लिए किए जाते हैं। तो रेंट को पे करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं, उसको मीट करने के लिए, उस खर्चे के लिए हमें अगर कोई स्पेशल अलाउंस मिलता है, तो ऑब्वियसली एचआरए ही होगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, यानी कि जो आपको एक रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए दिया गया है, रहने के लिए, ठहरने के लिए जो आपने जगह लिया, उसके लिए आपको कोई अलाउंस दिया गया है। तो उस केस में ये पर्टिकुलर 1013 ए यूज़ होगा। अब यहाँ पर मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ इसको, मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो आपका सेक्शन 1013 ए में आपको एचआरए की एग्ज़म्पशन की बात इनकम टैक्स एक्ट में लिखी है। ये एग्ज़म्पशन आपको किन शर्तों पर मिलेगा, उन शर्तों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट ए आप देखिएगा,
The residential accommodation occupied by the assessee is owned by him. क्या मतलब है इसका? जिस रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में आप रह रहे हैं, मतलब रहने के लिए जो जगह है, जिस मकान में आप रह रहे हैं, वो मकान अगर एसएससी के द्वारा ओन किया जाता है, यानी कि जो एसएससी है, यानी जिसको सैलरी मिल रही है, अगर वो आदमी उसी मकान में रहता है, मतलब मान लीजिए मेरा खुद का अपना एक मकान है, उसी मकान में मैं रह रहा हूं और मैं उस मकान का मालिक हूँ, ठीक है? तो अगर मैं अपने मकान का मालिक हूँ, तो मुझे एचआरए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं रेंट पे ही नहीं कर रहा। अपना ही तो मकान है, तो रेंट क्यों पे करूँगा? तो अगर मैं रेंट पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो उस केस में मुझे एचआरए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट भी देखते हैं। द एसएससी हैज नॉट एक्चुअली इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ रेंट। यानी जो एसएससी है, जो सैलरीड पर्सन है, उसने रेंट को पे करने के लिए कोई खर्चा किया ही नहीं है, मतलब उसने रेंट पे ही नहीं किया है। उस केस में भी आपका एचआरए एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो एचआरए की एग्जेम्पशन आपको तभी मिलने वाली है जब आपने वास्तव में एचआरए, मतलब वास्तव में कहीं पर रेंट पे किया है। तो अगर आप कहीं किराए के मकान में रह रहे हैं, आपका कोई जो मालिक है वो आप स्वयं नहीं है, उस मकान के मालिक कोई और है, और आपने उस मकान के मालिक को रेंट पे किया है, उस केस में ही आपको एचआरए की एग्जेम्पशन मिलेगी। ये 1013 ए में लिखा है। अब 1013 ए में किस तरह से एचआरए मिलेगा इसकी बात नहीं हुई है, तो उसके लिए रूल 2A आता है। तो इनकम टैक्स रूल 2A की बात करते हैं कि कितना एचआरए आपका एग्जेम्प्ट होगा, मतलब हाउस रेंट अलाउंस का कितना हिस्सा आपका एग्जेम्प्ट होगा, या एग्जेम्प्ट होगा भी या नहीं होगा। तो इस रूल को पढ़ते हैं। इनकम टैक्स रूल 2A। देखिए इसमें 3 बातें लिखी हुई हैं, ए, बी और सी। तो पहले एक-एक करके इसको समझते हैं। ए पॉइंट कहता है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सच अलाउंस received by the SSC. The actual amount of such allowance received by the SSC. जिस पीरियड में इन रेस्पेक्ट ऑफ द रेलिवेंट पीरियड, मतलब जिस पीरियड में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप एचआरए की एग्जेम्पशन मांग रहे हैं, उस पीरियड में आपको आपके एम्प्लॉयर ने, जैसे अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट आपके एम्प्लॉयर है ना? अगर आप मैनेजमेंट के कॉलेज में हैं तो आपका मैनेजर आपका एम्प्लॉयर है, या अगर आप देखें तो सैलरी तो गवर्नमेंट से आती है मैनेजमेंट कॉलेज में, मैनेजमेंट वाले कॉलेज में भी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका कोई एक एम्प्लॉयर होगा। तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितना एचआरए दिया है, कितना हाउस रेंट अलाउंस दिया है, वो पहली पॉइंट। तो उसको आप कंसीडर करेंगे एचआरए एग्जेम्पशन के लिए। अब कैसे करेंगे उसको समझिएगा। फिर आगे लिखता है और या, पॉइंट बी पर आते हैं। तो जितना एचआरए आपको मिला, सैलरी में जितना एचआरए आपको मिला, वो उसको आपको कंसीडर करना है, उसके बारे में सोचना है एग्जेम्पशन को लेकर। पॉइंट बी पर आते हैं। द अमाउंट बाय विच द एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड। आपने जिस मकान में आप रह रहे हैं, उस मकान का कितना रेंट दिया, एक्चुअली वास्तव में कितना रेंट दिया, बाय द एसएससी इन पेमेंट ऑफ रेंट, किराए में कितना पैसा दिया, इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, मतलब जिस जगह रह रहे हैं, जिस अकोमोडेशन में रह रहे हैं, उसके लिए कितना रेंट आपने दिया। ऑक्यूपाइड बाय हिम, राइट, इसमें कुछ समझाना नहीं मुझे। एक्सीड 1/10 ऑफ द अमाउंट ऑफ सैलरी ड्यू टू द एसएससी इन रेस्पेक्ट ऑफ द रेलिवेंट पीरियड। तो जो आपका आप कहेंगे जो फाइनेंशियल ईयर है, या जो जो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने एक्चुअली रेंट पे किया है, उसमें कितना वास्तविक रेंट आपने पे किया है, ये देखना है। और आपको ये देखना है कि वो जो रेंट आपने पे किया, वो रेंट आपकी सैलरी के 1/10 से कितना ज्यादा है। ध्यान रखिएगा। पॉइंट ए में हमने कहा था आपको कितना एचआरए आपकी सैलरी में मिला, वो देखा जाएगा। दूसरे पॉइंट बी में हम ये कह रहे हैं आपने जो एक्चुअल रेंट पे किया है वो आपकी सैलरी के 1/10, सैलरी के 1/10 से कितना ज्यादा है, कितना एक्सेस में है, इसको भी समझेंगे। मान लीजिए आपकी, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड आया सैलरी, सैलरी मतलब वेतन। तो वेतन में किसको काउंट करेंगे? तो वेतन में यहाँ पर दो ही चीजों को काउंट करना है। एक आपका बेसिक जो आपकी पे है, यानी जो आपका, आप कहेंगे बेसिक यानी मूल वेतन जो है आपका, तो जो बेसिक पे, बेसिक सैलरी है वो, और दूसरा आपका डीए।
तो बेसिक सैलरी प्लस डीए को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और इसको यहाँ पर सैलरी मानेंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, पॉइंट बी में जब सैलरी लिखा है तो सैलरी में आप दो चीजों को ऐड करेंगे। एक आपका जो मूल वेतन है जिसको आप बेसिक सैलरी कहते हैं, और दूसरा आपका डीए। इन दोनों को ऐड कर कर जो अमाउंट आएगी उसको हम सैलरी मानेंगे। तो इस सैलरी का 1/10 निकालेंगे। 1/10 यानी सैलरी का 10%। 1/10 निकालने के बाद आप ये देखेंगे इस 1/10 की अमाउंट से कितना ज्यादा रेंट आपने पे किया है। तो इस 1/10 से जितना एक्सेस, जितना ज्यादा आपने रेंट पे किया है, वो एग्जेम्पशन की लिमिट में आएगा। ये सेक्शन बी कहता है। इसका जो पॉइंट ए है वो कहता है जितना एचआरए आपको वास्तव में मिला है सैलरी में, वो एग्जेम्पशन की लिमिट में आएगा। फिर सी पॉइंट पर आते हैं। एन अमाउंट इक्वल टू, वो अमाउंट जो इक्वल है, किसके इक्वल है, इसमें दो पॉइंट दिए हुए हैं। इसको मैं ऐसे ही समझा देता हूं। अगर आप बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, यानी कि जो मेट्रो सिटीज हैं, हमारे हमारे देश के जो मेट्रो सिटीज हैं, अगर आप उन मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आपकी सैलरी, सैलरी मतलब फिर से वही आपका डीए प्लस बेसिक, तो डीए प्लस बेसिक को जोड़कर जो अमाउंट आएगा उसको सैलरी कहा गया है यहाँ पर। तो अगर आपने जो एकोमोडेशन, अगर आपकी एकोमोडेशन मेट्रो सिटीज में है तो वहां पर आपका डीए प्लस बेसिक का 50% या डीए प्लस बेसिक का आधा, उसे आप एचआरए एग्जाम्पशन के लिए कंसिडर करेंगे। सेकंड पॉइंट में लिखा है अगर आप मेट्रो सिटीज में नहीं रह रहे हैं तो आपकी सैलरी यानी डीए प्लस बेसिक का 2/5 यानी मल्टीप्लाई करें 2 से और डिवाइड करें 5 से, यानी कि डीए प्लस बेसिक का एक अमाउंट आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 से डिवाइड कर लें। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत मैथ्स जानते ही होंगे, अगर आप परसेंटेज की टर्म में कहें तो आप कह सकते हैं कि जो आपका डीए प्लस बेसिक आता है, डीए प्लस बेसिक यानी जो सैलरी की अमाउंट आती है उसका 40% जो है उसको आप कंसीडर करेंगे एचआरए एग्जाम्पशन के लिए। अब आपके पास ए बी सी 3 पॉइंट हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट के एम्प्लॉय हैं या आपको सैलरी उत्तर प्रदेश की सरकार से, गवर्नमेंट से मिल रही है, तो आप मेट्रो सिटीज में तो नहीं है। और अगर मेट्रो सिटीज में नहीं है तो आपके लिए सी पॉइंट का जो सेकंड सेक्शन है वो लागू होगा। वो लागू होगा, इसका मतलब आपकी सैलरी का 40% या आपकी सैलरी का 2/5, एक ही बात है, उसे कंसिडर करना है। अब ए, बी और सी, इन तीनों को आप कंसिडर करेंगे और तीनों को कंसिडर करने के बाद इन तीनों में से जो लीस्ट होगा, जो सबसे कम होगा, उतना एचआरए का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा, उतना एचआरए में एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। इसको मैं बाद में ले लूंगा, पहले अभी जो हमने पढ़ा उसको समझते हैं। जो हमने अभी बात की रूल 2A की, उसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए एक एक्स वाई जेड कोई व्यक्ति है, उनका बेसिक जो सैलरी है वो है 52,000 रुपीज पर मंथ, यानी 52,000 रुपए प्रति माह उनको वेतन मिलता है। आज की डेट में जो डीए है वो 38% है, तो 52,000 का अगर 38% देखें तो 19,760 आता है। ये इनका मंथली डीए हो गया। अब मान लेते हैं कि इनको जो एचआरए मिल रहा है वो है ₹2,760। राइट, मेरे एक फ्रेंड है, उनका इस तरह का कुछ सैलरी स्ट्रक्चर है। तो बेसिक है 52,000, डीए 38% के हिसाब से 19,760 और एचआरए है 2,760। तो इनको कैसे एग्जाम्पशन मिलेगा, एचआरए में कितना मिलेगा उसको जरा देखते हैं। तो अभी जो हमने रूल 2A की बात की, उस रूल 2A में जो पॉइंट ए था उसमें हम जो एक्चुअल एचआरए मिलता है उसको कंसीडर करते हैं। तो एक्चुअल एचआरए कितना है इनका 2760, तो आपने कहा 2760 रुपए, इसके बारे में सोचना है। ये पॉइंट ए के अकॉर्डिंगली ये वाली अमाउंट है जो कंसीडर की जाएगी एचआरए एग्जेम्पशन के लिए। बी पॉइंट क्या कहता है, जो आपका डीए प्लस बेसिक है, तो आप देखिए 1/10 ऑफ द सैलरी मैंने लिखा है यहाँ पर, 1/10 ऑफ द सैलरी निकाला है मैंने। तो सैलरी में आपने बेसिक लिया 52,000, उसमें डीए को ऐड किया 19,760, ये जो टोटल आएगा वो आएगा 71,760 यानी 71,760 रुपए। इसको 10 से डिवाइड किया तो 1/10 आ गया, और जो अमाउंट आएगी वो आएगी 7,176, 7,176 रुपीज। तो आपकी सैलरी का जो 1/10 है वो 7,176 यानी 7,176 रुपए। अब अगर आपने एक्चुअल वास्तव में जो रेंट पे किया है
वो उसकी 3 मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिए हैं, टेबल बनाया देखिए आप उसमें। तो पहला केस मैंने लिया है जब आपने जो एक्चुअल रेंट है वो ₹7,176 ही पे किया है। तो जो 1/10 है वो आपका सैलरी का 1/10 जो है वो 7,176 7,176 है, आपने उतना ही रेंट पे किया मंथली। इसका मतलब जो एक्सेस अमाउंट थी, यानी कि 1/10 से एक्सेस अमाउंट थी वो कितनी? 0, यानी कि उसके एक्सेस में आपने कुछ भी पे नहीं किया, उतना ही पे किया एग्ज़ैक्टली। तो जो एक्सेस अमाउंट है उस समय 0 है। तो इस समय एचआरए एग्ज़म्पशन के लिए आपकी जो अमाउंट है वो ₹0 आएगी, यानी ₹0 का एग्ज़म्पशन आपको मिलना चाहिए पॉइंट बी के हिसाब से, राइट? अब अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी को कंसीडर करें, तो पॉइंट ए के हिसाब से आपको ₹2,760 का एग्ज़म्पशन मिलना चाहिए था और पॉइंट बी के हिसाब से आपको ₹0 का एग्ज़म्पशन मिलना चाहिए था। अब इन दोनों में मिनिमम कौन है? इन दोनों में मिनिमम है 0। इसलिए अगर आपने उतना रेंट पे किया, जितना आपकी सैलरी का 1/10 था, तो आपको एचआरए में कोई एग्ज़म्पशन नहीं मिलने वाली है। आपका पूरा एचआरए टैक्सेबल अमाउंट में आ जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर आप 7,176 से कम रेंट पे करते हैं, तब भी 7,176 से ज़्यादा जो अमाउंट है वो 0 ही रही, उससे ज़्यादा तो कुछ पे किया ही नहीं। उस समय भी आपको एचआरए में कोई एग्ज़म्पशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपका जो एचआरए है, एचआरए का जो एग्ज़म्पशन है, वो आपको तभी मिलेगा जब आपका वास्तविक जो रेंट पेड है, वो ₹7,176 से ज़्यादा हो। अब कितना ज़्यादा हो, वो दूसरे एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। तो अगर ₹0 ज़्यादा है यानी उसके बराबर है, तो आपको कोई एग्ज़म्पशन मिलनी ही नहीं है एचआरए में। मेरे एक मित्र ने आज मुझे दोपहर में फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि साहब उन्हें जो एचआरए मिलता है, वो मिलता है ₹1,870 शायद, ऐसा कुछ था। और वो एक्चुअल रेंट पे करते हैं ₹3,200। तो उन्होंने कहा सर इसकी कितनी रिसिप्ट कैसे बनेगी और मुझे कितना एचआरए एग्ज़म्पशन मिलेगा? तो मैंने कहा रिसिप्ट बनाना भूल जाइए, अगर आप ₹3,200 रेंट पे कर रहे हैं तो आपको कोई एग्ज़म्पशन नहीं मिल रहा है, तो रिसिप्ट लाके करेंगे क्या? एचआरए का एग्ज़म्पशन मिलना ही नहीं है, भूल जाओ आप, बात ही मत करो। तो अगर आपको एचआरए का एग्ज़म्पशन लेना है तो फिर कितना रेंट आपको शो करना है, कितना रेंट आपने पे किया हो, उसको समझते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए आपने रेंट पे किया 7,176 प्लस 2760 केस नंबर 2। तो आपने टोटल रेंट जो पे किया मंथली वो कितना है 9,936। अगर आप 1 महीने का रेंट ₹9,936 पे करते हैं, तो आपने 1/10 जो अमाउंट थी सैलरी का उससे कितना पैसा ज़्यादा पे कर दिया? ₹2,760 ₹2,760। अब ये जो आपका अमाउंट है, वो सेक्शन ए में जो अमाउंट था, वो 2,760 था। पॉइंट बी में भी 2760, तो इनमें मिनिमम कौन है? इनमें मिनिमम है 2760, मतलब दोनों इक्वल है तो यही मिनिमम है दोनों। तो ₹2,760 का एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप मिनिमम देखें तो दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों में से किसी को भी आप सेम अमाउंट है मिनिमम मान सकते हैं, तो इस समय पूरा का पूरा एचआरए आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए इसी केस को मैं ऐसे लेता हूँ, केस 2 में 9,936 के बजाय अगर उस व्यक्ति ने अ, दूसरा केस अगर लूँ मैं, ₹7,176 प्लस 1,000 यानी कि ₹8,176 पे किए सपोज़। तो उसने 110 से ₹1,000 ज़्यादा पे किए। तो उस केस में 1,000 और 2,760 में मिनिमम देखा जाएगा। तो मिनिमम क्या है? 1,000। तो उस केस में आपको ₹1,000 पर मंथ का एग्ज़म्पशन ही मिलेगा। तो एक्सेस अमाउंट से कितना अमाउंट ज़्यादा है वो देखना पड़ेगा। तीसरा केस देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने एक्चुअली जो रेंट पे किया वो ₹7,176 प्लस 5,000 यानी कि ₹12,176 पर मंथ का रेंट पे किया। तो 110 से कितना एक्सेस हो गया? 5,000। तो पॉइंट बी के अनुसार ₹5,000 एग्जम्पशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। बट ये जो ₹5,000 है, ये जो पॉइंट बी में 5,000 आ रहा है, उसके साथ पॉइंट ए को देखा जाएगा 2,760 है। तो मिनिमम कौन है? तो ऑब्वियसली 5,000 तो ज़्यादा हो गया, 2,760 मिनिमम है। तो उस केस में भी एचआरए का जो एग्जम्पशन है वो आपको 2,760 ही मिलेगा। यानी ये बात आप समझ लें, किसी भी केस में आपका जो एचआरए एग्जम्पशन है, वो एक्चुअली वास्तव में जो आपको एचआरए मिल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है।
पॉइंट सी पर आते हैं। पॉइंट सी में हमने 2 बातें कही थी कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपकी सैलरी का 1/2 यानी हाफ। तो सैलरी का हाफ अगर इस केस में कहें तो बेसिक प्लस डीए का हाफ आप करेंगे तो करीब आएगा 35,880 रुपए, 35,880 रुपीज़। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ए, बी और सी में सी सबसे ज़्यादा अमाउंट है। तो सी अगर सबसे ज़्यादा है तो उसको कंसिडर करने का कोई मतलब है ही नहीं। वैसे भी मेट्रो सिटीज़ में आप हैं नहीं, तो ये 50% यानी आधे वाले को तो हम हटा ही दें, ये आपके केस में लागू ही नहीं होता। दूसरा केस है 2/5 2/5 अगर कहें तो यहाँ पर बेसिक प्लस डीए का 2/5 अगर करेंगे, इंटू 2/5 करेंगे तो करीब 28,704 रुपए आता है, 28,704 रुपीज़ आता है। तो अब अगर ये अमाउंट भी देखें तो ये अमाउंट भी जो सी सेक्शन में आ रही है 28,000 रुपीज़, ये बी और ए से काफ़ी ज़्यादा है। तो सी के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो भी कहाँ पढ़ा रहे हैं? इंटरमीडिएट कॉलेजेस में एज़ ए टीचर पढ़ा रहे हैं, राइट? उन लोगों के लिए जो सी पॉइंट है यानी 50% ऑफ द सैलरी यानी सैलरी का हाफ सैलरी या फिर सैलरी का 2/5 इस ऑप्शन को तो छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए। आप ए और बी में भी ए और बी में ही देख लें कौन मिनिमम है। तो ए और बी में कैसे आप निकालेंगे मिनिमम क्या है और किस तरह से रेंट डिसाइड करेंगे, वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल फंडामेंटल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो रेंट रिसिप्ट है, वो आपका जो एक्चुअल वास्तविक एचआरए आपको मिल रहा है पर मंथ, उसको ऐड कर लें किसमें? सैलरी के 1/10 में। तो सैलरी का जो 1/10 आएगा, यानी कि बेसिक और डीए को जोड़कर उसका जो 1/10 अमाउंट आएगा, उसमें आपका एक्चुअल एचआरए और जोड़ दो पर मंथ का। तो उतनी जो अमाउंट आएगी, उतना आपको रेंट की रिसिप्ट पर मंथ की दिखानी है। अगर आपने दिखा दिया तो पूरा का पूरा एचआरए आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा इनकम टैक्स की जो मतलब टैक्सेबल इनकम है उसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने उससे कम दिखाया है तो अकॉर्डिंगली आपकी एग्जेम्पशन भी कम होगी। और अगर आपने 110 सैलरी से कम रेंट पे किया है या 110 सैलरी के बराबर रेंट पे किया है तो आपको एचआरए का एग्जेम्पशन कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका सारा एचआरए क्या होगा? सारा का सारा एचआरए आपका टैक्सेबल इनकम में काउंट होगा। अब तीसरी बात और देख लेते हैं, सर्कुलर नंबर 8 ऑफ 2013 2013 का सर्कुलर नंबर 8 है। इसको फाइनेंशियल ऑर्डर नंबर होता है शायद एफ नंबर 275 192 2013 आईटीबी। तो अक्टूबर 2013 का ये एक सर्कुलर है। 2013 में ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस करके अभी मैंने आपको दिखाया भी था स्क्रीन पर, उनका ये सर्कुलर है। और सर्कुलर ये क्या कहता है? सर्कुलर ये कहता है, इसको अगर आप पढ़ें तो उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि अगर आपको जो मंथली एचआरए मिल रहा है वो 3000 रुपीज से कम है, लिखा है इसमें क्लियरली लिखा है, अगर ठीक से आप देखें तो मैं पढ़ देता हूँ इसको। दो incurring actual expenditure on payment of rent is a prerequisite for claiming deduction under section 1013A. It has been decided as an administrative measure that salaried employees, अब ध्यान से सुनिएगा, that salaried employees drawing house rent allowance, वो salaried employees जो एचआरए ड्रॉ करते हैं, एचआरए जिनको मिलता है अप टू ₹3000, जिनको 3000 रुपए तक का एचआरए मिलता है पर मंथ, 3000 पर मंथ, विल बी एग्जेम्प्टेड, उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ रेंट रिसीप्ट। उन्हें रेंट रिसीप्ट को प्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन यानी देने से एग्जेम्प्ट किया गया है। यानी अगर आपको हर महीने 3000 रुपए तक, 3000 रुपए तक या उससे कम, मतलब तक का मतलब यही होता है, अगर आपको 3000 रुपए तक का एचआरए मिल रहा है पर मंथ तो आपको रेंट रिसिप्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं साहब, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे रेंट रिसिप्ट बनेगी, कैसे रेंट रिसिप्ट बनाए, मेरी समझ में बात नहीं आती है। इतना ज़्यादा डिस्कशन क्यों है? मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, अगर आपको 3000 तक का रेंट एचआरए मिलता है पर मंथ तो आपको कोई रेंट रिसिप्ट नहीं देनी है, आपको कोई रेंट रिसिप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका सेक्शन 1013 ए है वो क्लियरली कहता है कि आपने वास्तव में रेंट पे किया हो। इसका मतलब अगर कभी किसी ईयर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर पर आता है और आपके डाटा चेक करता है, इनकम टैक्स में जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है उसको चेक करता है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, वास्तव में आपने रेंट पे किया है और आप
एचआरए एग्ज़म्पशन के काबिल थे। आपने एचआरए का एग्ज़म्पशन गलत नहीं लिया है। तो मेरे ख़्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी एचआरए से संबंधित कोई चीज़ें कुछ डाउट आपके दिमाग में नहीं होंगे। अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ डाउट हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको एचआरए उनके वेतन में मिलता नहीं है, उनके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या आप कह सकते हैं कि जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें कुछ रूल्स हैं। बट क्योंकि जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। किसी और दिन वीडियो बनाएँगे उन लोगों के लिए भी जिनको वेतन के हेड में, वेतन के अंदर कहीं भी एचआरए नहीं मिलता है। एचआरए उनके वेतन में अपीयर नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल सो दैट आपको इन्फॉर्मेशंस, नई-नई इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।